हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हो। आज जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जियोग्राफी का, जिसका नाम है एयर। इस चैप्टर में हम बेसिकली एयर्स के जितने भी आपकी लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर नंबर 4 में ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो हमारा ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ना एक लेयर है। क्लियर? जो ये लेयर है, ये क्या काम करती है? ये क्या है? आपकी एक ब्लैंकेट की तरह जो है वो काम कर रही है। और जो हमारी अर्थ का जितना भी सर्वाइवल है, लिविंग बीइंग का जितना भी जीवन चक्र है, वो इसी लेयर के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। इसी के साथ बोल रहा है ये कि ये क्या काम करती है, जो सन रेज इफेक्ट करती हैं, मतलब जो सन रेज डैमेज करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सांस लेना है वो मुश्किल हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी हो जाएंगे। अगर ये ना हो तो हमें मतलब लाइफ जीना, मतलब आप एक तरह से सोचिए कि अगर ये ह्यूमन बीइंग है और इसके ऊपर डायरेक्ट सन रेज जल गिरती हैं, तो बेटा ये पूरी तरह से ही जल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसका। तो इसीलिए कहते हैं कि सनराइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लेयर ऑफ हमारी अर्थ है, वो क्या करती है, हमें हार्मफुल सनराइज से प्रोटेक्ट करती है। आगे इसमें बोला है कि जो आपका टेम्परेचर है, वो हमारा लाइवलेबल जीवन जीने के लिए हमारा ये टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज सन नहीं होगा तो धरती पूरी तरह से फ्रोजन हो जाएगी। और आप सभी ने जो है वो आइस एज मूवी देखी है, देखी है ना आइस एज मूवी। तो आइस एज मूवी की तरह जो है वो फिर से सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि अर्थ के कंपोजिशन की चलो बात करते हैं कि अर्थ कितनी चीजों से मिलके बनी है। तो देखो, अर्थ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और बहुत सारी दूसरी दूसरी गैसेस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 3% है, आर्गन आपका 0.93% है। और जो बची हुई गैसेस हैं, टाइनी डस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे कितने हैं आपके 0.04% बचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन होगा अभी कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है। देखो, ये ह्यूमन बीइंग है, ये आपका ट्री है, दोनों ही लिविंग बींग्स है, लेकिन दोनों की जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। ह्यूमन सांस जो लेता है वो लेता है ऑक्सीजन, लेकिन जो सांस छोड़ता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो प्लांट है वो इनटेक करता है, यानी सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। तो यानी कि अगर आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि जीवन चक्र के लिए हमें ये दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे यहाँ पे बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में होती है तो इससे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, जो आपकी हीट रेडिएंट्स हैं, गर्म जो आपकी हवा है या गर्म जो भी नेचर है, रेडिएंट है, उसको अर्थ के चारों ओर बांध देता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बोला जाता है। देखो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, ये हमारी लेयर है। अब अर्थ की जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट आपके अर्थ के ऊपर नहीं आएगी, वो पहले कहाँ टकराती है, आपकी ओजोन लेयर से। क्लियर? ओजोन लेयर से टकराने के बाद जो उसकी हीट है, जो अच्छी रेज है, वो एंटर कर जाती है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब कुछ जो है वो ये इस तरह से रिवॉल्व करती रहती है, रिवॉल्व मीन्स चलती रहती है हमारे अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का क्या बैलेंस रहता है, टेम्परेचर। लेकिन अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट रेडिएंट्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि गर्म होना ज्यादा शुरू हो जाएगी। उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अगर बोला गया है कि विदाउट इट द अर्थ कुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, अगर ये चीज ना हो, ठीक है, हीट रेडिएंस ना हो, धरती के अंदर जो ओजोन लेयर के नीचे लेयर्स हैं अर्थ क्रस्ट की, अगर वो नहीं हो अर्थ एटमॉस्फेयर की, तो वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। एटमॉस्फेयर इंक्रीज करता है फैक्ट्री, किसकी वजह से ज्यादा जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में
प्रदूषण और गर्मी होती है। देखो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं आज के टाइम पे, कार से निकलने वाला जितना भी धुआं है ये हीट को धीरे धीरे क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। देखो एक जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए हमारे अर्थ के ऊपर सर्वाइवल के लिए, वो हमें सन से डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसके कुछ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसकी वजह से जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसकी हीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे बोला है अब इसका होगा क्या, देखो अब जितने भी स्नो है आपकी कोल्ड एरियाज में वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आपको पता है सी लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या आएगी, फ्लड आएगी, और जितने भी कोस्टल एरियाज है वो पानी में डूब जाएंगे। और इसकी वजह से क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, सपोज अगर इस पूरे एरिया से हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और इतना पानी सी लेवल बढ़ने से इतना जो है वो एरिया रह जाता है और ये वाला पूरा एरिया पानी में मर्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो यानी कि इसकी वजह से कुछ प्लांट और एनिमल्स की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्लियर, तो ऐसा बोला जा रहा है। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा हमारी गैस में जो है वो एयर में रहती, क्यों रहती है, क्योंकि बेसिकली ये आपके प्लांट्स के लिए और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बोला है कि अगर वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू अवर लंग्स एंड एक्सेल इट, हम करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इसके लिए क्या है, सबसे बड़ा जीवन दान का काम करती है। आगे यहाँ पे बोला है कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लेते हैं ये एयर से, कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो सॉइल और रूट्स ऑफ कुछ प्लांट्स के अंदर रहते हैं जो क्या करते हैं और नाइट्रोजन को यूज करके जो है वो अपना खाना बनाते हैं। ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पर है। और ग्रीन प्लांट आपको मैंने समझा दिया कि ग्रीन प्लांट किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और इनहेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वही बता दिया कि फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए प्लांट्स को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जानवर भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ह्यूमन सेम्स टू बी इक्वल अमाउंट, तो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो ये सारे के सारे बराबर अमाउंट में ही जो है वो आपका सांस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही लेवल पे आ जाती है जितनी प्लांट्स के लिए एक इफेक्टिव परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए क्या रहती है, जरूरी रहती हैं। आगे आप बोला है कि जब हेयर जो आपकी हीट हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ बहती है, जबकि जो भारी हवा है वो डेंस रहती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। मतलब अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर हमेशा ही ड्राई एयर रहेगी, हल्की हवा रहेगी, जबकि नीचे आपकी क्या रहेगी, कोल्ड एयर रहेगी जिसमें मॉइस्चर रहता है, ओस की बूंदें रहती हैं। तो उस वजह से आगे बोला है कि इसीलिए जो है वो सिंक डाउन होता है, जब हॉट एयर ऊपर जाती है कोल्ड एयर जो है वो सराउंडेड एरिया में रश करती है और उससे गैप हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाती है। मतलब क्या समझे कि आपकी हॉट एयर है ये ऊपर की तरफ जा रही है, जो कोल्ड एयर है वो डाउनवर्ड जा रही है। अब ये दोनों आपस में मिल रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना, ये मिक्स भी होंगी। जब मिक्स होने की वजह से ये क्या करती हैं, इस तरह से गोल गोल डायरेक्शन में ये घूम जाती है, क्योंकि एक इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है। समझ आया। आगे यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट ने भी बहुत ज्यादा कितनी सारी न्यूज़ेस आपने जो है वो न्यूज में पढ़ी होगी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे बोला है स्ट्रक्चर देखें अगर एटमॉस्फेयर का, तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, सांस लेते हैं। यहाँ पर बारिश होना, बादल आना, हर तरह की घटना चक्र इसमें घटता है। स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर आपका एरोप्लेन उड़ता है, ओजोन लेयर आपकी एग्जिस्ट करती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और एक्सोस्फियर है। चलिए इनकी खासियत देखते हैं। तो ट्रोपोस्फियर बोला 13 किलोमीटर तक है, जहां पर हम सांस लेते हैं, हर तरह का वेदर फिनोमिना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, 50 किलोमीटर तक है, यहाँ पर वेदर फिनोमिना जो है वो होता है पर उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आराम से एरोप्लेन जो है वो उड़ सकते हैं।
यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर क्या लाई करती है, ओजोन लेयर यहाँ पे लाई करती है। यहाँ पे एक और टर्म पढ़ेंगे आप, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज होता क्या है, देखो ट्रोपोपॉज क्या है, जो ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है उनकी हवा जब आपस में मिलती है ना तो एक जोन क्रिएट हो जाता है, उस जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। आगे है मेसोस्फियर, तो मेसोस्फियर 80 किलोमीटर तक है। मेसोस्फियर में है क्या है, आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए मेसोस्फियर में जितने भी मेटीरियोइड्स, यानी आपने अगर थानोस की मूवी देखी होगी ना तो उसमें आपने अर्थ के बाहर का स्ट्रक्चर भी देखा होगा कि ये हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पे कुछ पत्थर हैं, कुछ बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कई बार ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो मेसोस्फियर में जब वो आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो कई बार आपको ऐसा दिखता होगा ना आसमान में कि टूटता तारा है, तो वो टूटता तारा नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है कि मेटीरियोइड्स होते हैं, ठीक है, ये टूट के मतलब जल रहे होते हैं, तो जलते हुए दिखते हैं ये। आप जानते हैं कोविड टाइम के दौरान जो है वो ऐसा हर किसी ने देखा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो गया था ना और पूरे गिरते हुए दिख रहे थे। आगे बोला है कि टेम्परेचर जो है वो थर्मोस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है। आयनोस्फेयर जो है वो उसी का पार्ट है जो 80 से 400 किलोमीटर तक जाता है, और उसकी खासी बात क्या है कि इसमें क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन का बहुत ज्यादा यूज रहता है। एक्सोस्फीयर जो है वो बाहरी एरिया है जहाँ पे बिल्कुल हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल जो आपका यूनिवर्स है उसके बीच में जो है वो ये गैप रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। देखो दोनों के बीच में बहुत फर्क है। अगर हम डे टू डे बात करें, डे टू डे मौसम की जानकारी की अगर बात करें या आवरली बेसिस पे बात करें, जैसे हमारे फोन में भी ऐप दी होती है ना, वहां पे लिखा होता है ना कि आज का टेम्परेचर इतना है इतना है, अभी बारिश होने वाली है, अभी 2 घंटे में बारिश होने वाली है, 3 घंटे में बारिश होने वाली है, दैट इज कॉल्ड वेदर। जहां पर आपको डे टू डे की घंटे की घंटों की भी जो है वो पूरी मौसम की जानकारी मिल रही है, उसे हम कहते हैं वेदर। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, ये एक टेन्योर रहता है, समय काल रहता है, जैसे पिछले 10 ईयर्स हो गए या पिछले 30 ईयर्स हो गए, एक पर्टिकुलर एरिया का। सपोज जैसे इंडिया की हम बात करें तो पूरी इंडिया के जितनी बाउंड्रीज हैं उन पूरी बाउंड्रीज को बात की जाएगी। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की नॉर्थ जोन की, हाँ जी, आपका जो है वो जम्मू कश्मीर का और हिमाचल का और उत्तराखंड और पंजाब का वाला जो एरिया है उसके पिछले 30 सालों में ऐसा हुआ था, तब ऐसा बादल जो है वो यहाँ आया था और इस तरह से बादल फटा था और इस तरह से जो है वो क्लाइमेट था। तो इसमें हम क्या करते हैं, पिछले 10 सालों का या 30 सालों का जो है वो पूरा डाटा कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं क्लाइमेट। टेम्परेचर आप जानते हैं, या तापमान किसे कहते हैं, तापमान जब आप किसी चीज को छूते हैं फिर उसे महसूस करते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, तापमान। इसको आप थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से आप एयर प्रेशर मेजर करेंगे, रेन गॉज से आप रेन का पता चलेगा, और ये विंड मिल लगाइए, यहाँ से विंड का पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन को विंड चल रही है। तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है दिन में और रात में, दिन में थोड़ा गर्म होगा, रात में थोड़ा ठंडा होगा, और कई बार आपका टेम्परेचर जो है वो डिवाइड भी होता है। आप सपोज आपका हो क्या रहा है, देखो अर्थ पे जितनी रेज आती हैं 100% हीट के साथ जो आती है वो 100% हीट ही जो है वो बैक जाती है अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ। अब अर्थ जो है वो उस 100% को हो सकता है कि 10% ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हो, 40% अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो गया हो, तो इस तरह से ये बटा हुआ होता है, और उसी तरह से 100% जो अर्थ सन रेज की हीट है उसे जो है वो एब्सॉर्ब किया जाता है। आगे बोला है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज इक्वेटर टू पोल। देखो जो इंसोलेशन में क्या होगा, देखो हमारा जो इक्वेटर रहता है वो ज्यादा गर्म रहता है एज कंपेयर टू पोल से, इसलिए वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस का यूज करते हैं, और सेल्सियस जो है वो एंड्रेस सेल्सियस ने दिया था इसलिए इसको सेल्सियस बोला जाता है। तो डिग्री, ठंडा पानी ठंडा कब होता है, 0 डिग्री पे, तब वो बिल्कुल बर्फ बन जाता है। बॉइल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आगे यहाँ पे बोला है कि आपने विलेजेस के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आप अर्बन सिटीज के बारे में देखें तो उनमें बहुत फर्क है। सिटीज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है विलेजेस से, जबकि विलेजेस में टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। कंक्रीट और मेटल जो है उससे बिल्डिंग बनती है, आपको पता है रोड कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जिसकी वजह से हीट क्या होती है, ज्यादा होती है।
लेकिन जैसे हीट रिलीज होती है तो वो कब होती है? नाइट में होती है। क्राउडेड सिटी होगी तो वहां पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर प्रेशर। अब देखो, एयर प्रेशर का ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कई बार बच्चों को ना ये समझ नहीं आता है और कई बार इसमें जो है वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि समझा पाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये चीज है क्या है। देखो, ये है बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल क्या बोला है कि एयर जो है वो प्रेशर ले रही है। अब वो प्रेशर कैसे लेगी? देखो, ये सपोज आपकी एयर फ्लो कर रही है, अगर इसके रास्ते में कोई नहीं आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो वही यहाँ पे बोला है कि हॉरिजॉन्टली जो एयर प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर की वजह से। देखो, अब जब आप देखो, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई वेट नहीं है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर उसके ऊपर वेट है, भार रखा है यहाँ पे सर पे उस पे, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और भार नहीं है, स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, जब एयर आपकी बिल्कुल ड्राई है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी कोल्ड एयर है, ठंडी एयर है, जिसमें आपका क्या क्या है? वाटर वेपर्स है, मिस्ट है, डस्ट है, फॉग के कुछ जो है वो ड्रॉपलेट्स हैं, वो सारा का सारा है, तो उससे आपकी एयर क्या हो जाएगी? हैवी हो जाएगी, यानी कि उसको चलने में ज्यादा जोर लगेगा। तो उस चीज को हम कहते हैं हाई प्रेशर। उसको प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं। लेकिन जब आपकी एयर बिल्कुल फ्री है जाने के लिए, उसमें किसी भी तरह का बिल्कुल ड्राई है, गर्म है वो, तो उसमें क्या होगा? प्रेशर कम होगा। वही यहाँ पे बोला है द एरियाज टेम्परेचर इज हाई देन एयर गेट हीटेड एंड राइज। तो एयर क्या होगी? हीट होगी और ऊपर की तरफ उठती जाएगी। दिस क्रिएटेड लो प्रेशर। मैंने वही बोला ना आपको कि वही चीजें आपकी लो प्रेशर को जनरेट करती हैं। और जैसे ठंडी हवा होगी उसको ज्यादा जोर लगेगा चलने में, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई प्रेशर। इसमें कुछ ज्यादा जो है वो टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। विंड क्या बोली है? अब बोला जो मूवमेंट है एयर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में, उसे क्या कहते हैं? हम विंड कहते हैं। ये हमेशा जो है वो ड्राई लीव्स को ब्लो करके ले जाती है, उड़ा के ले जाती है। ट्रीज से ऊपर से आपकी जो है वो पत्ते नीचे फेंक देगी, इतनी तेज चलती है। स्मोक और डस्ट को भी उड़ा के ले जाती है। कई बार बारिश वाले बादल होंगे उनको भी उड़ा के ये ले जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि आप डायग्राम देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कि ये जो है वो आपके हर तरह के क्वेश्चंस में, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन बनता है। इक्वेटोरियल जोन, जिसमें हम जो है वो इक्वेटर प्रेशर रहता है और यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है? यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी यहाँ पे हवा क्या होगी? हल्की होगी। हवा हल्की होगी तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ को उठेगी, जैसे ये एरोज आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जोन क्रिएट हो गया? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया पूरी अर्थ के ऊपर। अब यहाँ से धीरे धीरे से जो है वो आपकी चलेगी सब ट्रॉपिकल प्रेशर। अब ये ऐसा एरिया है जहां पर हवा जमीन से टकराएगी, कुछ इस साइड को चली जाएगी, कुछ ऊपर वाले एरिया को चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है ऐसा लिखा गया। और प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, उसको ज्यादा ताकत लगेगी ऊपर उठने के लिए। तो उसी तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। आई थिंक अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों लिखा है और यहाँ पे लो प्रेशर क्यों लिखा हुआ है। अब बोला है कि परमानेंट विंड जो चलती रहती हैं, जैसे वेस्टर्लाइज विंड है, ईस्टर्लाइज विंड है। सीजनल विंड जो सीजन्स में चलती है, जैसे मानसून सीजन इंडिया में चलता है। लोकल विंड्स जो पर्टिकुलर डे या ईयर में स्मॉल पीरियड में जो है वो चलती रहती हैं। साइक्लोन क्या चीज होती है? यहाँ पर साइक्लोन इसमें बोला गया है कि उड़ीसा जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है हमारा, और वहां पर कई बार साइक्लोन जो है वो उसे हिट करता है। इस तरह से उसकी जो है वो डायरेक्शन रहती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। तो इसमें आप टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये पूरा साइक्लोन की हिस्ट्री दे रखी है, बट यहाँ पे साइक्लोन होता क्या है वो बता रखा है कि वार्म एयर है, कोल्ड एयर है, जब आपस में टकराएंगे तो कोल्ड एयर में जितना भी आपका बादल वगैरह जो बने होंगे वो धीरे धीरे जो है वो पानी निकाल देंगे अपने अंदर से। अब वहां पे क्या हो जाएगी? साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है।
मॉइस्चर क्या रहता है, जब आपका जो पानी है वो इवेपोरेट कर जाता है लैंड से, डिफरेंट बॉडी वाटर बॉडी से, और वेपर्स बन जाते हैं उसकी वजह से आप देखोगे कि कई बार आप धुंध में हाथ करते हो ना, तो उसके बाद आपके हाथों में वो गीला गीला हो जाता है ना, पूरा इवेपोरेशन हो जाती है, हाथ पूरे ठंडे हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं वाटर वेपर्स। तो और कई बार अगर आपने देखा होगा कि जैसे आप चाय उबाल रहे हो, चाय उबालते उबालते जब आप उसमें भाप निकलती है और उसके ऊपर एकदम से आप हाथ करते हो ना, तब देखना आपके हाथों पूरा पानी लग जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है जी। और वही आपका मॉइस्चर का काम जो है वो करता है। यही चीजें यहाँ पर बोल रखी हैं कि ज्यादा होगा, जैसे कूल होगा तो ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे बोला है जेट प्लेन्स। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेट प्लेन्स। जेट प्लेन्स जो है वो आसमान में उड़ते रहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके जो स्ट्रेटोस्फियर की लोएस्ट लेयर है उसमें चलते हैं, ये बहुत हाई चलते हैं ये। और ये क्या करते हैं कि जब ये स्काई में होते हैं तो इनका मॉइस्चर जो होता है वो इंजन जो है वो उसको ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर, तो यहाँ पे इसको जो है वो किसी भी तरह का मूवमेंट डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जेट प्लेन के टाइम पे ये हवाएं नहीं होंगी, तो जैसे इंजन ठंडा होने लगेगा ना, तो पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाता है, और ये हवा चलती है तो वो पूरा का पूरा उस जो वाटर वेपर उसको उड़ा के ले जाती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो अगर ये हवा ना हो तो जेट प्लेन चलेगा भी नहीं, वो डैमेज हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन, बारिश, क्या बोल रही है, हल्की प्रेसिपिटेशन, बूंदाबांदी सी जो होती है, लिक्विड फॉर्म होती है जिसे रेन बोलते हैं हम। जैसे आपने वही बोला ना मैंने कि अगर चाय बना रहे हो तो उसके ऊपर ढक्कन रखो, जब ढक्कन को आप उठाओगे और जैसे उसके ऊपर स्टीम लगी होगी वो धीरे धीरे जो है वो एक एक ड्रॉप करके गिरना स्टार्ट हो जाएगी, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ऑन दिस बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप ऑफ रेनफॉल्स। वो देखिए हमने, कन्वेंशनल रेनफॉल, जब नीचे से हीट पड़ती है और ऊपर आसमान में चल रहे बादलों से टकराते तो बारिश होना, दैट इज वॉज कन्वेंशनल रेनफॉल। और ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जब हाइट पे जा रही है, जैसे आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है, दैट वन इज कॉल्ड ऑरोग्राफिक रेनफॉल। सो इस तरह से जो है वो रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए। सो गाइज, इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने व्यूज भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।